फादर एडमिट थे, मैं पर्सनल रीजन से गया हुआ था, आपने लिखा हुआ उसमें कि काइंडली हैव अ लुक। 8 तारीख से 14 तारीख तक वो भर्ती रहे, 21 तारीख नागपुर में दिखा के आए, विदाउट कंसिडरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द लॉयर। माय लॉर्ड्स हैव पास्ड एनी ऑर्डर। मेरे को फिर मेरे लोगों ने कॉल किया, मेरे दोस्तों ने कॉल किया कि अपने पिताजी को बीमार करते हो केस बढ़वाने। सर यूट्यूब में चलता है, यूट्यूब में आता है, चैनल आता है। प्लीज नाउ डोंट वेस्ट टाइम। आई एम नॉट वेस्टिंग। आज भी ये पब्लिश होगा, सब कुछ होगा, और उसमें ये आएगा कि हम लोगों को पूरी तरीके से विलेन बना दिया। आई एम नॉट देयर फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। माय लॉयड फ्रेंड हैज मेड एन एप्लीकेशन and just for that application, with all due respect, I submit, sir. प्लीज बताइए ना। So उसमें क्या हुआ था कि there's an order which has been passed on 12/12/2022. 12/12/2022. My lord, may just have a look at this. Underline करा, इस पर underline करा। क्या लिखा है उसमें? सर इसमें जो आगे है, Harjit Chawla submits the father of Shri so-and-so is not keeping good health. I filed all those documents. He was earlier also admitted. I'm not doubting it. This is the cost towards her travel. सर कॉस्ट की भी चिंता नहीं है। हाँ, फिर क्या हो गया? सर उसमें जो टैक्टिक्स वर्ड आ गया है वो आप देख लें। कौन सी टैक्टिक्स? आप देखें सर। Taking this fact into consideration that appellant number 1 is appearing in person and she has approved this High Court from Bhopal. This mention the name of 2 other counsels on behalf of the insurance company in the cause. This tactics cannot be. हाँ, तो 3 लोगों का नाम था कॉज लिस्ट में। सर आप जानते हैं इंश्योरेंस के केसेस में पावर रहता है सर, ये आप भी प्रैक्टिकली जानते हैं, 10 लोगों के पावर रहते हैं, आर्ग्यू एक ही करता है। एवरीवन नोज दैट। टैक्टिक्स हटा देंगे, चलिए और बोलिए सर। इतने ही हटा दे, ये जो बाकी तो अपील तो कर दे मैरिज पर। मैं बिल्कुल वो हिल डू इट सर जी। बताइए किस ग्राउंड पे है अपील? बस इतना ही निवेदन है कि सर उसको उसको हट जाएगा ना। हाईली ऑब्लाइज्ड इलाज जी। किस ग्राउंड पे है अपील बताइए। जी सर। सर जो सैलरी थी 78,958 रुपीज थी। ठीक है। जो भोपाल में उसके जो रिजल्ट दिया गया सर वो 31,583 रुपीज के बेस पर दिया गया। सर क्यों माना उन्होंने? तो सर जो सैलरी मेन थी उस सैलरी स्लिप जो फॉर्म नंबर 16 थे 2008 से लेके 2000। चलिए ग्राउंड ये हो गया है, अंडरस्टूड। दूसरा सिर्फ यही है मेन। दिस अपील आपको कुछ कहना है? जी जी। नाउ काइंडली सी माय लॉर्ड द एविडेंस ऑफ इन्होंने जो फॉर्म 16 सर द डेट ऑफ लॉस इज 25/11/2013। 25/11/2013 द डेट ऑफ लॉस। हाँ ठीक है ना सर। फिर इसके अलावा इन्होंने फॉर्म 16 लगाया हुआ है। दैट इज एट पेज दैट हैज बीन मार्क्ड एज एग्जिबिट P20, P21, P20 एंड P22। फॉर्म 16 लगा हुआ है ये जी। अब आप इसमें देखें सर ये 2008-2009 का है। हाँ, एक्सीडेंट की डेट क्या है? 25/11/2013। 25/11/2013 जी। 25/11/2013 जी। क्या है उसमें? 2008-2009 का है ये। इससे कोई मतलब नहीं सर है, मैं बता रहा हूँ सर। हाँ। फिर उसके बाद दूसरा जो लगाया है 2009-2010 का लगाया है। हाँ। तीसरा लगाया है 2010-2011 का। ठीक है। नाउ काइंडली सी एग्जिबिट P10, दैट इज द अपॉइंटमेंट लेटर। ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है ये 3 अगस्त 2011 का है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मिनिमम 3 साल के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है या जब तक आपका प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है तब तक। अच्छा। तो ये जो पहले के इन्होंने लगाए हुए हैं 16A is no way concerned with this particular document. Now the witness who have been examined for proving the salary is PW2 विश्वजीत पांडे। पढ़िए उनकी एविडेंस पढ़िए। जी। मुख्य परीक्षण से पढ़ रहा हूँ मैं। BSc PL कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं अपने साथ रुक जाइए, वहां पहुंचने दीजिए। जी। विश्वजीत पांडे। हाँ
जी, मैं BSCPL कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं अपने साथ में शैलेंद्र कुमार शर्मा के वेतन संबंधी दस्तावेज लेकर आया हूँ। शैलेंद्र शर्मा सो एंड सो कंपनी में सीनियर इंजीनियर हाईवे में कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति 2/5/11 को इंजीनियर के पद पर हुई थी। नियुक्ति प्रदर्श P10 है। शैलेंद्र शर्मा को ग्रॉस सैलरी प्रतिमाह 78,958 रुपए थी। सैलरी स्लिप P11, 12, 13 लगायत 15 है। वेतन में से TDS एवं प्रोविडेंट राशि काटी जाती थी। फॉर्म 16 प्रदर्श P20 लगायत 22 है। आज मैं अपने साथ में नियुक्ति पत्र, सैलरी स्लिप एवं फॉर्म 16 के दस्तावेज लेकर आया हूँ। सैलरी स्लिप प्रदर्श P27 लगायत 29 है। शैलेंद्र शर्मा जी की पदोन्नति होती रहती थी। शैलेंद्र यदि जीवित रहते तो भविष्य में उनकी पदोन्नति होती। नाउ द क्रॉस एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट। यह कहना सही है कि अधिकरण से आज साक्ष्य हेतु जारी सम्मन मेरे नाम अथवा पदनाम से जारी नहीं है। ठीक है। यह कहना सही है कि मैं अपने साथ उक्त कंपनी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिकार पत्र अपने साथ नहीं लाया हूं। यह कहना भी सही है कि मैं अपने साथ ऐसा कोई पत्र कंपनी की ओर से लेकर नहीं आया हूं जिसमें यह उल्लिखित हो कि मैं इस प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकूं। यह कहना सही है कि प्रदर्श P27, 28, 29 में मेरे हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श P27, 28, 29 में ऐसा कोई नोट नहीं अंकित है कि उक्त दस्तावेज किस व्यक्ति द्वारा संचालित कंप्यूटर से प्रिंट किए गए हैं। मैं अपने साथ ठीक है, समझ गए। अब आपने क्या एविडेंस लीड करी? जी, कमाते थे। काइंडली आपकी एविडेंस बताइए। जी, आ जाइए। नाउ ही हैज बीन एग्जामिन्ड। प्रवीण बड़वेलीकर, क्या है ये प्रवीण बड़वेलेकर? विटनेस ऑन बिहाफ ऑफ द इंश्योरेंस इस कंपनी। पे इन्होंने क्या कहा इनकम के बारे में? मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में प्रशासनिक अधिकारी के पद पूरा पर। मत पढ़िए, सिर्फ इनकम के बारे में बता दीजिए। सर, जो इन्होंने इनकम के बारे में बोला है, पैरा 3 प्रदर्श P10 के अनुसार आवेदक को कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट पर कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया था, जिसके चरण क्रमांक 2 में यह स्पष्ट है कि उसकी नियुक्ति टेम्परेरी थी, स्थायी नहीं थी। उसका कार्यकाल उस प्रोजेक्ट के पूर्णतः अथवा 3 वर्ष की अवधि जो भी पहले होगी तब थी। आवेदक की ओर से कंपनी में उनकी नियुक्ति के कंफर्मेशन में स्थायी किए जाने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा प्रदर्श P20 लगायत 22 के जो दस्तावेज पेश किए हैं वह प्रदर्श P10 की नियुक्ति के पूर्व के हैं। All these documents. Now, my lord, may kindly see. The appellant has been examined as claimant witness number 1. नहीं, पहले आप अपना तो बता दीजिए। जी और क्या कहा आपने इनकम के बारे में? सर, ये इनकम के बारे में यही बात है कि जो डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किए दैट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। सर, फॉर्म 16 ए जो पेश कर रहे हैं वो नियुक्ति के पहले का है, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 11 और उसके बाद इनकी 2 मई 2011 को अपॉइंटमेंट होता है, जिसके लिए जो अपॉइंटमेंट में कितने साल के लिए? 3 साल। एक मिनट रुक जाइए मैडम प्लीज। 3 साल या जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता है। या प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता जी। उसकी डेट क्या है? ये इनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इनको मिला हुआ था अपॉइंटमेंट ऑर्डर, अगस्त 2011 का है। हाँ। और इनकी नियुक्ति की गई थी मई 2011 से। मई 2011 से मई 2012, मई 2013, मई 2014 आएगा। नाउ कब हो गई? नवंबर 2013 उस ड्यूरेशन में। नाउ काइंडली सी, दे हैव आल्सो फाइल्ड सर्टेन पे स्लिप्स एंड आल्सो द स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये सैलरी जो है बैंक में आती थी। आप देख लीजिए, कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री उसमें नहीं मिलेगी। काइंडली सी। मैं यही तो बोल रहा हूँ, मत होने दीजिए उसमें एंट्री। आपने इस BPCL का जो आदमी आया सर, इसको सजेस्ट, एक सेकंड प्लीज, जो जितना पूछना है उतना बताइए जी। आपने, फिर आप अध्यक्ष को लेके आ जाते हैं कि आपके खिलाफ रिमार्क हटाए जाएं। सर, मैंने नहीं प्लीज, जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने इस गवाह को क्रॉस एग्जामिनेशन में कहाँ सजेशन दिया है कि यह जो पे स्लिप्स हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके मुताबिक कोई सैलरी नहीं दी जाती थी, ये सब फर्जी कागज है? सर, उसको बता दीजिए, उतना पढ़ के बता दीजिए बस। सर, नाराज ना हो। हाँ, नाराज नहीं हो। मैंने आपके आंसर ही, आपके सवालों का जवाब ही दे रहा हूँ। पढ़िए, बताइए कहाँ पूछा है आपने? जी, यह कहना सही है, मैंने शैलेंद्र शर्मा की पदोन्नति के विषय में जो कहा है वह कल्पना है, ये इन्होंने बोला हुआ है। कहाँ बोला है ये? सर, पदोन्नति के संबंध में बोला है, ठीक है। सैलरी स्लिप की बात, सैलरी स्लिप के बारे में पूरे डॉक्यूमेंट्स की इनको ना तो समन्स इश्यू हुआ है कोर्ट का, ना ही कौन है, ना इनके सिग्नेचर है, ना ये कोई अपना अपॉइंटमेंट लेकर है, ना आइडेंटिटी कार्ड लेकर है। कल की तारीख में तो कोई भी ऐसा खड़ा। उनको सजेस्ट किया कि आप ये गलत बोल रहे हैं? सर, हमारा पूरा का पूरा है, जारी सम्मन मेरे अथवा पदनाम से जारी नहीं किया गया। ठीक। और क्या मैं अपने साथ उक्त कंपनी में सुपरवाइजर पद का नियुक्ति प्रमाण पत्र लेकर नहीं आया हूं? ऑन व्हाट कैपेसिटी ही इज गिविंग द एविडेंस बिफोर द ट्रायल कोर्ट? ठीक। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे कि अगर ये इन्होंने जो पेश किया हुआ है एग्जिबिट P37, सॉरी 27, 28 एंड 29, अगस्त 13 की है कि इनके हिसाब से 67064 मोड ऑफ पेमेंट बैंक,
और एग्जिबिट P23 इन्होंने लगाया हुआ बैंक का स्टेटमेंट, करस्पॉन्डिंग एंट्री देख लीजिए, नहीं है। ठीक है, नहीं होंगी। तो फिर अमाउंट कहाँ गया? ये पे स्लिप जब उनके सिग्नेचर नहीं है तो कैसे आधार मान लिया जाएगा कि यही इनका वो था? चलिए, और कुछ? तो इनकम जो है ये प्रॉपरली इनकी प्रूफ नहीं है किसी भी तरीके से। जो ट्रायल कोर्ट ने माना हुआ है, मैं ये डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं, बीमा कंपनी में डिस्प्यूट नहीं कर रही है कि हाँ साहब योग्य थे, काम कर रहे थे, तो जो उन्होंने इनकम ली हुई, अब इनके स्टेटमेंट में अगर देखेंगे कभी 20,000 मिला है, कभी 21,000 मिला, कभी 22,000 मिला हुआ है। तो जो ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग दी हुई है, दैट इज फ्रॉम पैरा 14 onwards. जी, That is, my submission is that is correct finding. ठीक। वर्तमान प्रकरण में न्यायाधीश सरला वर्मा में एवं अन्य विरुद्ध दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन सो एंड सो के पैरा 21 में 46 ही है। फिर उसके बाद में आगे है, आवेदक गण के अभिवचन के अनुसार मृतक की आय लगभग 75,000 रुपए प्रतिमाह थी। प्रदर्श P10 दस्तावेज के अनुसार मृतक की ग्रॉस सैलरी सो एंड सो थी, जिसमें मूल वेतन और डीए मिलाकर 26,312 रुपए निश्चित वेतन था और अन्य भत्ते 27 रुपए दर्शित हो रहे थे। विद्वान बीमा कंपनी के अधिवक्ता के तर्क के अनुसार उक्त अन्य भत्ते विवरण न साबित किए जाने के कारण नियमित आय के रूप में मान्य किए जाने योग्य नहीं है। Those have also not been proved. क्योंकि निजी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन के आधार पर उन्हें उत्साहित करने के लिए अच्छा कार्य करने पर अन्य भत्ते या प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जो खराब कार्य करने पर नहीं मिलती। प्रदर्श P10 व अन्य दस्तावेजों में उक्त अन्य भत्तों व विवरण न दर्शाए जाने के कारण उक्त तथ्य विश्वसनीय प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि प्रदर्श P11 दस्तावेज के अनुसार मृतक की वर्ष 2011-12 में संपूर्ण वेतन 71,780 रुपए हो गया था, जिसमें मूल वेतन डीए 28,712 था। मृतक को प्राप्त होने वाला एआरए, ट्रांसपोर्ट और सीईए भत्ता गणना में प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि साक्ष्य स्पष्ट है कि उक्त राशि मृतक द्वारा अपने परिवार से अलग रहने के कारण स्वयं के एकल निवास, आवागमन आदि पर स्वयं खर्च की जाती थी और वह उत्तराधिकारीगण को प्राप्त नहीं होती थी। अन्य भत्तों के विवरण साबित न होने के कारण उपरोक्त तर्क के प्रकाश में क्षतिपूर्ति की राशि की गणना में उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रदर्श P10 के ए से भाग में यह लिखा हुआ है कि मृतक को न्यूनतम 30 वर्ष तथा अधिकतम संबंधित प्रोजेक्ट के समाप्त होने तक नौकरी करनी थी, अतः यह स्पष्ट है कि उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ था। प्रदर्श P12 दस्तावेज के अनुसार मृतक का मूल वेतन और क्या ग्राउंड है आपका? जी, और क्या ग्राउंड है आपका? सर मेरा ग्राउंड तो मैं रिस्पोंडेंट हूँ इसमें, मैंने अपील तो की नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए। हर्ड सर कंटिन्यू। और इन्होंने डेलिबरेटली कंसील की है उस समय की इनकम, जो एक्चुअल इनकम मिल रही थी। जो डॉक्यूमेंट पेश किए हुए दैट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, ठीक है, बिकॉज दोज डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन प्रॉपर्ली प्रूफ। सर हम पूछ रहे हैं कि आप किस कैपेसिटी से यहाँ पर आए हैं, वो बता पाने की स्थिति में नहीं है, तो उनसे हम क्या पूछेंगे? ठीक है, चलिए। अगर वो व्यक्ति ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि साहब मेरे सिग्नेचर नहीं है, किसके सिग्नेचर है, किसके कंप्यूटर से निकला, मैं नहीं बता सकता हूँ। कल की तारीख में तो कोई भी आएगा, खड़ा हो जाएगा कि साहब मेरी कंपनी में, मैं उस कंपनी में हूँ। ठीक, चलिए। So the evidence which has been led, they have deliberately concealed. Appellant has filed this appeal, लीजिएगा, being aggrieved of award dated, लीजिए। सर कंटिन्यू इंक्रीमेंट हुए। Award dated 7/3/2018, passed by learned 20th Motor Accident Claims Tribunal, Bhopal, in claim case number 901/2015, on the ground that erroneously and arbitrarily presiding officer of the tribunal has construed basic income of the claimant of the deceased to be the dependency of the -1/4 to be the dependency of the claimants, whereas claimants could on record prove the aspect of could prove the fact that deceased was drawing salary of rupees 79,000, gross salary of rupees 78,958, as is evident from Exhibit P28 and Exhibit P27. Full stop. These payslips are for the month of August 2013 and September 2013. Accident admittedly took place. Firstly, also Exhibit P29
salary slip for October 2013. Accident admittedly took place on 25/11/2013, and therefore it is submitted that salary slips are available on record. Then merely saying that deceased was living separately to perform in connection with his work, therefore he was spending amount of HRA, traveling, CEH and other allowances on self, and then computing and then making computation only on the basis of basic salary is arbitrary and unjust. Next para. Shri Som Mishra, learned counsel for the insurance company, in his turn submits that there is no documentary evidence to support the submission. Full stop. Reading evidence of claimant witness Shri Vishwajit Pandey, son of Virendra Pandey. It is submitted that this witness had appeared without any authorization or summons from the court